Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 20th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी. रिसेंटली इट इज़ इन न्यूज़. हमारे जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट हुई है. So we'll cover the India's ethanol blending policy in detail. Followed by the next editorial is important if we talk about the health system in India. It is about public health and management cadre, Indian public health standards. We'll understand the importance of these to ensure better quality of health facilities in the government hospitals. Then next article is important from environment and ecology point of view. It talks about the role and importance of the biosphere reserves in South Asia. So these are the three important editorials that we are going to cover today. And ये तीनों के तीनों जो articles हैं ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ, which is about understanding India's ethanol blending policy. Well, ये पूरा इशू, ये पूरा आर्टिकल एक recent development के ऊपर based है. So, यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को हमारी जो नेशनल पॉलिसी है ऑन बायोफ्यूल्स, आर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं. तो बेसिकली क्या किया गया है कि अब फ्यूल कंपनीज़ को ये डायरेक्ट किया गया है दैट दे हैव टू इंक्रीज़ द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल टू 20%. ठीक है, इथेनॉल कितना होना चाहिए पेट्रोल में, कितना ब्लेंड होना चाहिए, 20%. मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल. लेकिन यहाँ पे चेंज क्या किया गया है, पहले बाय 2030 उन्हें 20% अचीव करना था, लेकिन अब इस टाइमलाइन को एडवांस कर दिया गया है. Now by 2025, the fuel companies have to achieve the target of 20% ethanol by 2025. याद रखिएगा इस चीज़ को, याद कर लीजिए, 20% ethanol by 2025, 2030 नहीं है यहाँ पे, 2025. Now let's talk about the history of ethanol blending in India. किस तरह से वाई आर वी मूविंग टूवर्ड्स इट. तो अगर हम ये पॉलिसी देखें तो ये ज़्यादा पुराना एफर्ट नहीं है. लास्ट 2 डिकेड से हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू पुट इन प्लेस अ इको सिस्टम ऑफ यूजिंग मोर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन आवर व्हीकल्स. कि इंडिया में इथेनॉल के साथ ब्लेंडेड पेट्रोल का जो यूज़ है वो प्रमोट हो सके, उसके लिए कि इको सिस्टम लास्ट 2 डिकेड से ही बनाना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है. पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे 2 और 4 व्हीलर्स की बात करें, गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का जो 220 मिलियन व्हीकल्स हैं, इनमें से 75% ऑफ दीज आर 2 व्हीलर्स एंड 12% आर 4 व्हीलर्स. तो ये टारगेट ग्रुप है कि यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज़ किया जाए. इथेनॉल क्या है? दिस इज़ बेसिकली इथाइल अल्कोहल. ये एक हाइड्रोकार्बन है, बायोफ्यूल है. जब इसे बर्न करते हैं इट कैन जनरेट हीट एंड इट कैन पावर द इंजन्स. तो इसीलिए इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाए. अब कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे समझते हैं. जब हम पेट्रोल और इथेनॉल को कंपेयर करें तो व्हीकल को जितना इथेनॉल की डिमांड चाहिए दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द पेट्रोल. अगर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर आपका इंजन वर्क कर रहा है और वो इंजन पेट्रोल कम लेगा, लेकिन कोई और इंजन है जो कि इथेनॉल के ऊपर वर्क कर रहा है, सो इट विल नीड मोर इथेनॉल. एक तो ये है कि जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो ये याद रखना है दैट देयर इज़ मोर इथेनॉल नीडेड टू पावर द व्हीकल्स इंजन एज कंपेयर टू द पेट्रोल. ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. सेकेंडली, इथेनॉल जब बर्न होता है तो इट लीव सम रेजिडुअल बाय प्रोडक्ट्स. ये कुछ रेजिड्यूज छोड़ता है एंड दैट कैन फर्दर करोड एंड डैमेज द व्हीकल, जिसकी वजह से
अगर व्हीकल्स को आपको इथेनॉल पे रन करवाना है, सो दे नीड टू बी ट्यून्ड अकॉर्डिंगली, ताकि जो एफिशिएंसी है और यूजेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके और ये जो रेजिड्यू का इशू है इसे डील किया जा सके। तो ये चैलेंज है, ये पहले से ही मान के चलेंगे कि अगर इथेनॉल बर्न हो रहा है तो रेजिड्यू आता है जो कि व्हीकल को करोड कर सकता है, डैमेज कर सकता है। देयरफॉर व्हीकल्स को अकॉर्डिंगली ट्यून करना होगा इफ़ यू आर यूजिंग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। नाउ ये जो ड्रॉबैक है कि ये रेसिड्यू आना छोड़ता है जिसकी वजह से इंजन्स जो हैं, जो व्हीकल है वो करोड कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इसके सामने अगर हम इसके बेनिफिट को देखें, गेन्स को देखें, तो गेन्स काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे। स्पेशली अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल इज़ अ बायोफ्यूल। इसे हम शुगर केन, मोलेसेस, मेज़, इन सब से ऑब्टेन कर सकते हैं। और स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए अच्छी बात क्यों है? बिकॉज इंडिया हैज़ एन एग्रीकल्चर बेस, और इस एग्रीकल्चरल बेस को यूज़ करते हुए हमारी जो डिपेंडेंस है किसके ऊपर, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के ऊपर, वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो सकती है। इंडिया के एग्रीकल्चर को यूज़ करके हम शुगर केन, मोलेसेस, मेज़ को यूज़ करके इथेनॉल बना सकते हैं, जिससे हमारी पेट्रोलियम डिपेंडेंस डिक्रीज़ होगी। नाउ अगर हम हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का, इस पूरे इकोसिस्टम का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये 2001 से हम इसे ट्रेस बैक कर सकते हैं। इन 2001 से लेकर इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जो फिजिबिलिटी थी उसे टेस्ट करना शुरू किया, एंड जिसके बाद 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, मतलब 95% पेट्रोल होगा, 5% इथेनॉल होगा, दिस वाज सप्लाइड टू दी रिटेल आउटलेट्स। फिर इसके बाद 2002 में इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम लॉन्च होता है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, एंड इस प्रोग्राम के तहत 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो 9 स्टेट्स और 4 यूटीज़ में सेल होना शुरू हो जाता है, एंड देन इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू 20 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़ इन 2006। 2013 एंड 14 तक हमारी जो परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग थी वो कभी भी 1.5% को क्रॉस नहीं की, जिसके बाद 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने नोटिफाई किया कि E5 पेट्रोल मतलब 5% इथेनॉल एंड 95% gasoline, and the rubber and the plastic components which are used in the gasoline vehicles, they are produced since 2008, be compatible with E10 fuel। कि जो E5 पेट्रोल है, रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स जो भी यूज़ किए जाते हैं व्हीकल्स में, 2008 के बाद जो भी व्हीकल्स प्रोड्यूस होंगे, दे हैव टू बी compatible with E10 fuel। Then in 2019, ministry notified that E10 fuel, अब E10 मतलब ethanol is 10% and gasoline is 90%, एंड जो भी व्हीकल्स के अंदर रबर और प्लास्टिक कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, दे आर नाउ कंपैटिबल विद E10 फ्यूल। ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने नोटिफाई किया। ना यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो डिस्टिलरीज को दिए गए और जो पॉलिसी सपोर्ट दिए गए, इसके बाद जो हमारी एवरेज ब्लेंडिंग थी ये 5% पे पहुँच गई। इससे पहले हमने देखा कि हमारी जो एवरेज ब्लेंडिंग थी दैट वाज नियरली अराउंड 1.5%, लेकिन इन ये सभी मूव्स के बाद जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए, जो पॉलिसी सपोर्ट दी गई, देन इन 2019 हमारी जो ब्लेंडिंग का जो एवरेज है ये 5% पहुंच गया। एंड अब अगर हम हमारी पॉलिसी की बात करें तो E20, E85 एंड इवन E100 फ्यूल्स के भी जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर ऑलरेडी लेट, एंड अब इसके अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल को लेकर भी जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर ऑलरेडी बीन लेट। एंड 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया था दैट वी इंटेंड टू अचीव 10% ब्लेंडिंग बाय द एंड ऑफ 2022 एंड 20% ब्लेंडिंग बाय 2030, और यही तो चेंज हुआ है। अब ये पूरा आर्टिकल क्यों आया है, ये न्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि अब हमें 20% अचीव करना है बाय 2025। याद रखिएगा, ये 2020 में जो पॉलिसी आई थी तब कहा कि 2030 तक अचीव करना है, लेकिन अब रिसेंटली
इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है और नाउ वी हैव टू अचीव द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। इसके अलावा 2030 तक सेंटर का एक और टारगेट है, दैट इज़ टू अचीव 5% ब्लेंडिंग ऑफ द बायोडीजल विद डीजल। तो डीजल की भी यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है उसके लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं और टाइमलाइन भी आ चुकी है। अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम कह रहे हैं कि हमें E20 की तरफ स्विच करना है, सो व्हाट डज दिस स्विचिंग इनटेल। तो ये समझने के लिए हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखेंगे। तो जून 2021 में नीति आयोग कमेटी रिपोर्ट आती है एंड इस रिपोर्ट में बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग की पूरी पिक्चर, इसका कॉम्प्रिहेंसिव रोल क्या है, चैलेंजेस क्या है, रोड मैप क्या है, इसे डिस्कस किया गया है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू बाय टेकिंग द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 एंड 2021 में हमारा जो इम्पोर्ट रहा है पेट्रोलियम का, दैट वाज 185 मिलियन टन्स and for that we paid $55 billion and mostly जो पेट्रोलियम इंपोर्ट किया गया है it was used by vehicles। तो अगर हम सक्सेसफुली पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर देते हैं, जो हमारा टारगेट है टू ब्लेंड 20% इथेनॉल इन दी पेट्रोल, तो इससे इंडिया $4 बिलियन पर एनम हर साल $4 बिलियन सेव कर सकता है, विच इज़ इक्वलेंट टू 30,000 करोड़ रुपीज़। तो बहुत बड़ी सेविंग इंडियन गवर्नमेंट को मिल सकती है अगर हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करें। इस तरह की सेविंग को अचीव करने के लिए नीति आयोग की कमेटी ने एस्टिमेट किया कि जो इथेनॉल की डिमांड होगी दैट वुड बी ऑफ 1016 करोड़ लीटर्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन व्हीकल पॉपुलेशन। जिस तरह से इंडिया में अभी व्हीकल पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है उसके हिसाब से इतनी सेविंग करने के लिए जो इथेनॉल डिमांड है वो भी 1000 प्लस करोड़ लीटर्स के ऊपर पहुंच जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो इससे भी थोड़ा सेट ऑफ हो सकता है इन द डिमांड ऑफ इथेनॉल। तो बाय 2025 जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो तब तक हमारी इथेनॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ 722 टू 921 करोड़ लीटर्स तक पहुंच सकती है इन 2025, कीपिंग इन माइंड दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखनी होगी कि ये जो प्रोजेक्शंस नीति आयोग की रिपोर्ट में की गई हैं, ऑल ऑफ दीज आर ऑप्टिमिस्टिक। ये सब के सब ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर हम करंटली इंडिया का इथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखें तो राइट नाउ हमारी कैपेसिटी 426 करोड़ लीटर्स पे है, विच वी गेट इट फ्रॉम द मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीज एंड 258 करोड़ जो कि ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज से आती है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू इंक्रीज टू 760 करोड़ लीटर्स, कि जो मोलासेस वाली है वो 760 करोड़ तक पहुंच जाए और जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज हैं वो 740 करोड़ रिस्पेक्टिवली पहुंच जाएं। तभी हम, मतलब अभी आप देखें कि करंट कैपेसिटी कितनी है और अगर हमें हमारे टारगेट पे पहुंचना है तो मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीज की कैपेसिटी 760 करोड़ पे पहुंचनी होगी एंड ग्रेन बेस्ड की हमें 740 करोड़ पे ले जाना होगा। ओनली देन वी कैन अचीव 1016 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये डिमांड पूरा करने के लिए 6 मिलियन टन्स ऑफ शुगर चाहिए एंड 16.5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन चाहिए पर एनम, ताकि हम इस तरीके से बाय 2025 जो हमारी एस्टिमेटेड सप्लाई है या एस्टिमेटेड जो इथेनॉल की डिमांड है वो हम पूरी कर सकें। तो एक चैलेंज तो हमें दिख गया है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। इसके बाद एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पे कवर करते हैं विच टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन इंजन्स।
नाउ अगर हम E20 फ्यूल यूज़ करते हैं 20% इथेनॉल ब्लेंड, तो ये एस्टिमेटेड है कि इससे जो 4 व्हीलर्स हैं उनका 6 to 7% फ्यूल एफिशिएंसी लूज़ होगी। वो 4 व्हीलर्स जो कि E0 के लिए डिज़ाइंड हैं, मतलब इनिशियली जो इंजन आया है दैट वाज फॉर द फॉर द गैसोलीन ओनली, कोई 0% इथेनॉल, लेकिन उसको कैलिब्रेट किया गया फॉर E10। तो ये वाले जो इंजन है, बिकॉज हम E20 फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो E0 और E10 जो इंजन हैं उनमें 6 to 7% फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो सकती है। एंड सेम अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें, तो ऐसे इंजन्स जो कि E0 के लिए बने हैं या फिर E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं, 2 व्हीलर्स में 3 to 4% फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो सकती है। लेकिन यहीं पे आपको एक बड़ा चेंज दिखेगा, ऐसे इंजन्स जो कि E10 के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और उनको कैलिब्रेट किया जाएगा फॉर E20, वहाँ पे आपकी फ्यूल जो एफिशिएंसी है, जो रिडक्शन है, वो रिड्यूस हो जाती है। देन इट रिड्यूस डाउन टू 1 to 2% ओनली। एंड इवन कार मेकर्स ने भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि इंजन में मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, जिससे कि जो एफिशिएंसी है ब्लेंडेड पेट्रोल फ्यूल की, जो उसमें लॉस हो रहा है, उस लॉस को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ हमें देखनी होगी, क्योंकि अब हमें ये तो क्लियर है कि थोड़ा बहुत तो फ्यूल एफिशिएंसी में लॉस होगा। तो अगर हम ब्लेंडेड इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को टैक्स इंसेंटिव्स भी देने होंगे ऑन E10 एंड E20 फ्यूल, ताकि उसे कंसिडरेबल बनाया जा सके। And the test vehicles हैं, they have also worked very well in the several test situations. This is what the नीति आयोग's report has noted down. फिर एक और चीज़ हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम इंडिया में इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली भी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले भी ये टर्म कवर कर चुके हैं हमारे करंट अफेयर वीडियो में। हेयर कम्स फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी। फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी, ये वो व्हीकल्स हैं जो कि entirely इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। दे रन entirely on ethanol and they are very popular in Brazil. They are very popular in Brazil. एंड ब्राज़ील में अगर हम डाटा देखें तो 2019 में जितने भी न्यू व्हीकल्स की जिनकी सेल हुई थी, उसमें से 80% हमारे पास फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स थे, जो कि पूरा का पूरा इथेनॉल यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। अब कॉस्ट पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, तो जो फ़िलहाल करंट जनरेशन जो व्हीकल्स की चल रही है, उससे ये 17 से 25 हज़ार के करीब महंगा पड़ता है। 2 व्हीलर्स के केस में ये कुछ 5 से 12 हज़ार तक महंगा हो सकता है। एक चीज़ हमें और देखनी होगी कि ग्लोबली जो फ्यूल, जो इथेनॉल जो की प्रोडक्शन है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। 2019 में ग्लोबल इथेनॉल की प्रोडक्शन 110 बिलियन लीटर्स रही है, और अगर एवरेज देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हर साल इसका कुछ 4% इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिला है इन द लास्ट 1 डिकेड। ब्राज़ील के अलावा अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें, तो यूएस और ब्राज़ील को अगर हम मिला दें, सो बोथ ऑफ दे मेकअप 92 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल। अब ये देख लो, ग्लोबल प्रोडक्शन देख लो कितनी है और इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है। 84% जो ग्लोबल शेयर है वो यूएस और ब्राज़ील के पास है, फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, कनाडा एंड थाईलैंड। एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव और भी है। इंडिया में जो इथेनॉल प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं, दे आर कंपैरेटिवली हायर एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड ब्राज़ील। यूएस एंड ब्राज़ील के कंपैरिजन में इंडिया में जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो प्राइस थोड़ा कॉस्टलियर है। रीज़न बीइंग बिकॉज इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन शुगर केन एंड दी मेज़, जिससे कि जो इथेनॉल की प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर रहती है। Now after this we should know that what are the environmental cost of ethanol blending. इथेनॉल ब्लेंडिंग की environmental cost क्या है? तो एक तो चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इथेनॉल completely बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल।
पेट्रोल के कंपैरिजन में इथेनॉल कंप्लीटली बर्न होगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस की जो इमिशन है वो भी नहीं होती, तो ये प्लस पॉइंट है। एक तो कंबस्चन पूरा होगा एंड उसके अलावा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं इंडिया में जिसने ये शो किया है कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। तो इथेनॉल जो फ्यूल्स हैं उसके अंदर हमारा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होता है, हालांकि कंप्लीटली बर्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड में कोई रिडक्शन नहीं है। ऐसे पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। मूविंग अहेड, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट by the Institute for Energy Economics and Financial Analysis, and ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर इंडिया को बाय 2025 20% इथेनॉल ब्लेंड का टारगेट अचीव करना है, तो ऑफ कोर्स इसके लिए आपको इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, एंड फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर लैंड अंडर मेज कल्टिवेशन। 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर लैंड मेज कल्टिवेशन में डाइवर्ट करना होगा। हाफ दैट लैंड कैन बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली टू प्रोड्यूस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। जितना लैंड इस तरफ जा रहा है उसमें से सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। फॉर इंडिया, शुगर केन इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इथेनॉल। शुगर केन सबसे चीपेस्ट रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें, अ टन ऑफ शुगर केन कैन प्रोड्यूस 100 kg ऑफ शुगर एंड 70 लीटर्स ऑफ इथेनॉल। तो इसका मतलब ये है, अ टन ऑफ शुगर केन मतलब 1600 to 2000 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ करके हम 1 kg शुगर निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें 1 लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करना है फ्रॉम दिस शुगर, इट रिक्वायर्स 2860 liters of water. Just look at the amount of water that would be needed for the production of ethanol. This is very 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 important. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट केडर एंड इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इंडिया में जो गवर्नमेंट हेल्थ के फैसिलिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में है। सो यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट विच वाज टू सेट अप अ पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट कैडर as well as revise the editions of Indian Public Health Standards. तो एक तो कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को सेटअप किया जाएगा और साथ ही में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया गया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रेडिशनली जो फोकस रहा है दैट इज़ ऑन द मेडिकल केयर और द अटेंशन ऑन ट्रीटिंग द सिक, एंड ये दोनों ही जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट केडर हो या फिर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हों, these are a good step to strengthen the public health services in India. सबसे पहले पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट केडर की बात करते हैं। So this is basically a kind of follow-up of the recommendations which were made in the India's National Health Policy 2017. 2017 में इंडिया की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसके अंदर रिकमेंड किया गया था that we need to set up a public health and management cadre. Right now, most of the states they have a teaching cadre and a specialist cadre of doctor जो कि clinical services के अंदर involved रहते हैं। टीचिंग केडर में वो डॉक्टर्स आते हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी मेंबर्स के तौर पे आते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी इसी के जैसे जो करियर प्रोग्रेशन है उनके लिए नहीं है जो कि पब्लिक हेल्थ में ट्रेंड हैं। द प्रोफेशनल दोज आर ट्रेंड इन पब्लिक हेल्थ, and one of the reason behind that is the limited interest by the healthcare professionals to opt for public health as a career of choice. ना इसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को काफ़ी हैवी कॉस्ट पे पड़ा है। देयर इज़ अ पेरेनियल शॉर्टेज ऑफ द पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स, एंड अभी जो प्रपोज हेल्थ केयर कैडर की बात हम कर रहे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की जो हम बात कर रहे हैं,
This has potential to address these challenges. Now, जो guidance आई है from the documents, according to that, the states have been advised to formulate an action plan. वो अपने अपने cadre strength को identify करें and they should fill up the the post in the next 6 months in the area of public health. Similarly, Indian public health standards इनको भी रिवाइज किया गया है. Now, जो बार बार रिविजन हो रही है ये कहीं ना कहीं ये शो करता है that there's a continuous relevance of improving the quality of health services through public health facilities. Now, this is the second revision in the Indian Public Health Standards जो कि 2007 में पहली बार रिलीज हुआ and then it was revised in 2012. So there is definitely regular need of revision क्योंकि अगर हम देखें तो जो ongoing process है, quality improvement is an ongoing process. So for that जो हमारा Indian public health standards हैं that need revision. And development of this public health standard, this is one of the major steps. Nearly from last 2 decades in many countries including India, there was very limited attention on ensuring the quality. ये हमेशा से ही एक sequential process रहा है कि सबसे पहले health service का access increase करो and after that let's improve the quality of the care. इसी सीक्वेंशियल प्रोसेस माना जाता है कि पहले हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ाते हैं उसके बाद क्वालिटी इंश्योर किया जाता है. नाउ यहाँ पे रोल और रेलेवेंस समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाई डू वी नीड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड केडर. तो इनिशियली अगर हम देखें 2005 एंड 2006 से पहले तो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और स्पेसिफिक केडर को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती थी. लेकिन जब 2005 एंड 6 में एवियन फ्लू के इनिशियल थ्रेट्स आते हैं, फिर 9-10 में स्वाइन फ्लू आता है एंड देन देयर वर सम मोर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बिटवीन 2000 एंड 19, उस दौरान पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और केडर की जो इम्पोर्टेंस है वो सबको पता चली. नाउ देयर इज इंक्रीजिंग रिस्क एंड रेगुलर इमर्जेंस और री इमर्जेंस ऑफ न्यू वायरसेस, जिका वायरस, एम्बोला, क्रीमियम कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, निपाह वायरस, एंड जिसकी वजह से अब ओवरऑल जो अटेंशन है वो पब्लिक हेल्थ पे काफ़ी बढ़ चुकी है. इवन 2017 में इंडिया की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, इट सेड दैट वी नीड टू फॉर्म एन पब्लिक हेल्थ केडर विच शुड इनैक्ट अ नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट. लेकिन अभी तक इसे लेकर जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो हुई है. यहाँ पे कोविड-19 का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज कोविड-19 के बाद पब्लिक हेल्थ का जो स्टेटस को है वो काफ़ी चेंज हुआ है. सो फॉर मंथ्स टुगेदर एवरीवन वाज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स हु आर ट्रेन्ड इन पब्लिक हेल्थ, दोज हु हैड फील्ड एक्सपीरियंस, बट अगैन द नंबर वाज वेरी लेस. And it became very clear that the epidemic and pandemic, they required a special skill in a broad range of subjects. Epidemiology आनी चाहिए, biostatics की और पता होना चाहिए, health management, disease modeling. तो अगर public health professionals नहीं होंगे at the level of policy and decision making, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स था वो मोर सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टीयर्ड रहा और क्लिनिकली लेड रहा. In every struggle in pandemic response was a reminder that a clinician, no matter how skilled in the art of treating a patient is, or a bureaucrat, no matter how experienced in administration he is, they could not fulfill the role of an epidemiologist and a public health specialist, because they are specially trained to make decisions when there is limited information about a pathogen and its behavior. एंड पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स का जो रोल है वो एपिडेमिक और पेंडेमिक्स के बियॉन्ड भी है. जो ट्रेन पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, दे मेक श्योर दैट पीपल दे आर रिसीविंग होलिस्टिक हेल्थ केयर, दे वर्क इन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस, प्रोमोटिव सर्विसेज, दे वर्क एज अ क्यूरेटिव एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज. तो एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा हेल्थ सिस्टम जहाँ पे पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स की शॉर्टेज हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे मेडिकलाइज्ड केयर सिस्टम की तरफ लेके जाता है. 2022 में हमें ग्रेटर क्लैरिटी आ चुकी है दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल दैट इज प्लेड बाय द पब्लिक हेल्थ वर्कर और द पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स, एंड दिस इज़ वी कैन से एन इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन फिर भी
पॉलिसी डिसीजंस जो पब्लिक हेल्थ कैटर को लेकर आ रहे हैं, इसमें जो डिले है, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट देयर इज़ अ लॉन्ग एंड टॉर्टस जर्नी ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया. So these two new cadres have came up late, but they are focused now to be on accelerated implementation. यहाँ पे अगर हम IPHS की बात करें, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बात करें, तो 15 साल में आफ्टर द फर्स्ट रिलीज ऑफ इट बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन जो हमारे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ का है वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाते हैं. एंड द क्वेश्चन इट रेजेज इज़ कि क्या डेवलपमेंट या रिवीजन इस तरह की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर इनको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, करेक्टिव मेजर्स. तो अगर हमें जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, अगर कोई भी क्राइटेरिया सेट करना है, सो इसी के साथ साथ देयर शुड बी अ नीड फॉर एक्सेलरेटेड इंटरवेंशन ऑल्सो. अब यहाँ पे बड़ी चीज़ जो दिखती है दैट इज़ इम्परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. वी हैव अ वेल आर्टिकुलेटेड नियर परफेक्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिलेड मैनर में होती है, जिसकी वजह से हमारे पास पेपर परफेक्ट पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो काफ़ी इम्परफेक्ट रह जाता है एंड इट लीव्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड. अब IPHS की इम्प्लीमेंटेशन लास्ट 15 ईयर्स में जो नहीं हो पाई है, जितनी हुई है, दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ इट. However, the past can guide the process. So, if we talk about the effective implementation of it, तो यहाँ पे 3 बड़े फैक्टर्स आते हैं. पहला स्टेप है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का. तो इस केस में तो पॉलिसी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है. नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल एलोकेशन. तो इंडिया की अगर हम बात करें, हाउएवर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हेल्थ सेक्टर पे है दैट इज़ लो, बट मार्जिनली पिछले कुछ डिकेड से ये इंक्रीज़ हो रही है. However, in last 2 years, it has been, little additional also, small but assured. तो public health services को funding is available. Even हम अगर यहाँ पे 15th Finance Commission की बात करें, तो they have also granted the 5-year period of 2021 to 26, and जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, उसके अंदर भी हमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की स्ट्रेंथनिंग के लिए एलोकेशन मिल जाएगी. And this could be used as a catalytic funding for it, and it should be used in the interim period. जिस तरह states जब इसको implement करता है, अपने जो health policies हैं उनको revise करता है, तो उतने के लिए ये काम चल सकता है. And the third and the most critical step for the effective implementation is the availability of trained workforce. चाहे कोई भी well designed policy हो, sufficient financial allocation हो, लेकिन अगर ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है तो वो ये इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा. तो स्टेट्स they have to develop the plan for setting up the public health and management cadre, and जो भी challenges आते हैं in terms of securing a trained workforce, it should be identified और उसको identify करके actions initiate करने होंगे, because without the availability of the trained workforce, this will not be an effective implementation at all. Lastly, now states को, because now they will be moving towards adapting this public health and management cadre, तो उनको हेल्प करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है स्टेट्स में फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस, इसे एक्सप्लोर करना होगा. हर एक स्टेट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिज़ाइन करना होगा ताकि ये जो प्रोसेस है ट्रांजिशन का वो गाइड अप हो सके. स्टेट्स विच आर लाइकली टू शो रिलक्टेंस, उनको कुछ अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स के साथ नॉट डाउन करना होगा. And second is the idea of mapping. We need to analyze the human resources for public health and then scaling up the recruitment, which is, logical. However, it needs to be ensured that it is an overzealous attempt to achieve numbers. The quality of training of the required workforce is not compromised. ऐसा ना हो कि numbers के चक्कर में जो quality है workforce की वो compromise हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा. Setting up these 2 new cadres should be used as an opportunity, जिससे कि हमारी जो public health institutions हैं उनके जो quality है, जो standards हैं वो improve हो सके. And also ये जो public health और management cadre है, इससे पहले कि ये states में fully functional हो जाए, this will take few years,
एंड जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप है लेकिन उसे अभी जल्द से जल्द शुरू करना होगा टू अवॉइड ऑफ इट बिकमिंग अ लो प्रायोरिटी एरिया. Lastly, of course, the success of it will depend upon the availability and equitable distribution of the health staff ताकि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में अवेलेबिलिटी हो सके. तो ये जो न्यू कैडर्स बनाए जा रहे हैं, द एफर्ट्स शुड बी मेड कि जो वैकेंसीज़ हैं बाकी कैडर्स में भी वो सभी पोजीशंस फिल हो सकें. तो यहाँ पे हम 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं. तो कोविड पेंडेमिक आने से 3 साल पहले ही ये शुरू हो गया था एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कमिट किया था दैट दे विल अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इन दिस दे विल एक्सेस टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रिवेंटिव, promotive, curative and diagnostic rehabilitative healthcare services which meet certain quality standards at the cost which people can afford. तो ये जो public health and management cadre है और जो revised IPHS है, of course this can help to make progress towards our national health policy goal. And we need to ensure that the state governments, they are acting urgently and immediately in this cause. Moving ahead, our last article is important from environment and ecology point of view. It's about biosphere reserves in South Asia and the need to increase the number. So according to the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, which was released in 2019 by IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, एट द यूनेस्को हेडक्वार्टर. तो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है इसे लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया था द मेन ग्लोबल ड्राइवर्स फॉर इट आर क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट अर्थ इज अंडर स्ट्रेन. दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कलेक्टिव एक्सेसेस. जो अर्थ की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है हम उसे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं एंड ये जो ट्रेंड है इसे रीड्रेस करना होगा. वी नीड क्लीनर एयर, हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, इनफ फूड एंड हेल्दी हैबिटेट्स सो दैट द इकोसिस्टम सर्विसेज दे कंटिन्यू टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी विदाउट क्रिटिकली इफेक्टिंग द नेचर्स बैलेंस. अब चाहे हम इन्वायरमेंट को कल्चरल फॉर्म से देखें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर इसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, वी नीड टू रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इनफैक्ट जो भी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमें उन सबको रिस्पेक्ट करना होगा. इन लास्ट 50 years or so a lot has been accomplished for the protection of the nature, चाहे वो कंजर्वेशन एरिया की इस्टेब्लिशमेंट हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि साइन होती हैं, रेटिफाई होती हैं. तो लास्ट 50 years में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर स्टेप्स लिए गए हैं. एंड यहाँ पे अगर हम इकोसिस्टम की बात करें सो बायोडाइवर्सिटीज़ को कंजर्व करने के लिए, हैबिटेट लॉस को बचाने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट की. सो यूनेस्को का प्रोग्राम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. दिस वाज क्रिएटेड इन 1971. तो बायोस्फीयर रिजर्व एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे नेचर के साथ ह्यूमन बींग्स हार्मनी में रहते हैं. There is an effective combination of sustainable development and nature's conservation. So these are basically the pockets of hope. According to the author, biosphere reserves are pockets of hope and they prove that we are not, inexorably headed towards a doomsday ecological scenario. अगर हम proper appropriate action लें तो हम इसे रोक सकते हैं. साउथ एशिया की बात करें तो वी हैव ओवर 30 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि साउथ एशिया में लिस्ट की गए हैं. सबसे पहला साउथ एशिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किया गया था दैट इज़ इन श्रीलंका, हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व, एंड 1977 में इसे डेजिग्नेट किया गया था एंड इट हैज़ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. इंडिया का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे कि यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया था, इट वॉज डन इन 2000 and it is in the blue mountains of Nilgiri Biosphere Reserve. तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला वाला जो एरिया है वहाँ पे ये स्पैन करता है. इंडिया में जो नेटवर्क है इट हैज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. अब इसका जो काउंट है वो 12 साइट्स पे पहुँच चुका है. इंडिया में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं विच आर आइडेंटिफाइड बाय यूनेस्को. एंड 2020 में पन्ना विच इज़ इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू इट. याद रखेंगे पन्ना रिसेंटली ऐड किया गया है.
अब साउथ एशिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कंसिडरिंग इन माइंड दैट हेयर वी हैव डाइवर्स इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था. इट इज़ अ गुड मॉडल. यहाँ दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड. लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्चिड्स भी मिलेंगे, रेयर प्लांट स्पीशीज़ भी मिलेंगी. एट द सेम टाइम पीपल आर ऑल्सो लिविंग हेयर जिनका मेन ऑक्यूपेशन क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग, डेयरी, पोल्ट्री. तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि सस्टेनेबल तरीके से किस तरह ह्यूमन इन हार्मनी रह रहे हैं नेचर में इन सच एन एक्सट्रीम इकोसिस्टम. ये हाइट पे है. ऑन द अदर हैंड वी हैव मालदीव्स जो कि लोएस्ट लाइंग कंट्री इन द वर्ल्ड है. यहाँ पे एलिवेशन मुश्किल से 1.5 मीटर की है फ्रॉम द हाई टाइड मार्क. तो यूनेस्को के साथ मिलकर मालदीव्स ने कुछ पायलट साइट सेट की थी फॉर द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम, सो दैट इवन दिस विल एनहांस द पॉपुलेशंस नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज एडेप्शन. एंड इसके अलावा भी वहाँ पे 3 बायोस्फीयर और क्रिएट किए गए हैं. ना बायोस्फीयर रिजर्व्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोकल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन लिविंग. जो नेचर जो कंजर्वेशन का है किस तरह लोकली प्रैक्टिकली उसे प्रैक्टिस में लाया जाता है. Now the issue of concern include biodiversity, clean energy, climate, environmental education, water, waste management. Now इनके लिए you need supportive, you need scientific research and monitoring. तो एम तो यही है that we should detect some changes and we should find some solution जिससे कि जो climate resilience है वो increase हो सके. All the biospheres, they are internationally recognized. These are sites on land, this can be on the coast, they can even in the ocean. तो जो पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि किस एरिया को नॉमिनेट करना है. बिफोर अप्रूवल यूनेस्को साइट्स दे आर एक्सटर्नली एग्जामिन्ड, और अगर अप्रूवल हो जाए तो उसके ऊपर एक मैनेज्ड बेस्ड ऑन एग्रीड प्लान बनाया जाता है. लेकिन याद रखिएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो सॉवरेनिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रहती है. अब ये इशू इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखिए साउथ एशिया में हमारे पास डाइवर्स इकोसिस्टम तो है ही, लेकिन देयर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव एनी बायोस्फीयर रिजर्व्स येट. In most of the cases, this is certainly because of the political will. There is lack of know how to do it, या फिर financial resources नहीं है. Of course, right now we are seeing that there are richer nations जिनके पास से financial support मिल सकती है. They have private sector who are desirable for establishing the biosphere reserves in these countries. तो ऐसे countries कौन कौन से हैं? These are Bangladesh, Bhutan and Nepal. These are on the priority list of UNESCO because they do not have any biosphere reserve. So, but इनमें से कुछ governments, they are already working on their first nomination files. But it would be important to increase the number of biosphere reserves पूरे South Asia में, including India, Maldives and Sri Lanka also. Because as we said, these are pockets of hope. And जितने ये pockets expand करेंगी, we at least there is one biosphere reserve per country. तो हम देख सकते हैं there is more and larger sites which will be covering the terrestrial services, चाहे इसमें coastal areas हो, offshore islands हो. तो these kind of act as a possibility of a better future, and that one can truly live in harmony with the nature. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.